नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हालांकि मोदी सरकार और बीजेपी ने पूरी ताकत से अडानी को बचाने का अभियान चलाया हुआ है, मगर सच्चाई ये है कि अडानी बुरी तरह से घिर गया है। अब मामला अमेरिकी कोर्ट में चलने वाले मुकदमे भर का नहीं रह गया है, बल्कि दुनिया में जहां कहीं भी अडानी ने पैर रखा है, उसका विरोध हो रहा है, उसके साम्राज्य पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका पहले ही अडानी से नाता तोड़ने की राह पर चल चुके हैं। कीनिया ने कल ही ऐलान किया है कि वो उसके साथ किए गए दोनों सौदे रद्द करता है। ऑस्ट्रेलिया से खबर आ रही है कि अडानी के जो कोल ब्लॉक हैं, कोल यूनिट हैं, उनके खिलाफ आंदोलन जोर पकड़ रहा है। बेशक वहाँ भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, वहाँ नस्लवाद और जो मानवाधिकारों के हनन का मामला है। अब अगर ये सिलसिला शुरू हुआ है तो और भी जहां कहीं भी अडानी के ठेके, प्रोजेक्ट, निवेश वगैरह होंगे, सरकारें उन्हें रद्द करने लगेंगी, क्योंकि हर जगह रिश्वत खिलाने का खेल उसने खेला होगा। कीनिया के सांसद ने कहा भी है कि अडानी ने ठेके हासिल करने के लिए 1.8 बिलियन डॉलर की घूस दी थी। भारत के अंदर भी विरोध बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आक्रामक ढंग से टूट पड़ी है। चुनाव के बाद बाकी विपक्ष भी हमलावर हो जाएगा, ऐसा माना जा सकता है। संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है, उसमें घमासान होगा। देश के अंदर अडानी की साख पूरी तरह से गिर चुकी है, और उसके साथ-साथ मोदी की भी, क्योंकि वे उसके तारणहार माने जाते हैं। अब सवाल उठता है कि जब परिस्थितियां इतनी विकट होती जा रही हैं, तो अडानी के साम्राज्य का क्या होगा? ताजा झटके ने उनकी कुल नेटवर्थ में 12 बिलियन डॉलर की कमी कर दी है, और दौलतमंदों की सूची में वो 22वें से 25वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। उद्योग व्यापार जगत में अडानी की साख खत्म हो चुकी है, और निवेशकों का भी उससे भरोसा उठ रहा है। ऐसे में तिकड़मों से वो अपने साम्राज्य को कब तक बचा पाएगा? ठीक है कि उसके सर पर मोदी का हाथ है, मगर मोदी भी कब तक उसका साथ देंगे? अगर जनमत का दबाव बढ़ा, तो उन्हें भी खुद को उससे अलग करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर किसी वजह से मोदी सत्ता से हटे, तब अडानी के साम्राज्य का क्या होगा? उसे कौन बचाएगा? ये हैं आज के बहस के सवाल, और इसमें हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूं पहले। हमारे साथ 3 विशिष्ट मेहमान जुड़ चुके हैं, 4 जुड़ चुके हैं, बल्कि हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं। गिरीश जोशी हैं, शीतल सिंह हैं और गिरजेश वशिष्ठ हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जाने-माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा हैं, जो इस समय ताशकंद में हैं। ये किसी सेमिनार में हिस्सा लेने गए हैं, लेकिन वो हमारे निवेदन पर वहाँ से भी जुड़ चुके हैं। आप सबका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। शीतल जी, धन्यवाद। आपसे शुरू करते हैं। आज की तारीख में जब इतने सारे हमले हो रहे हैं और इतनी जगह से घिरे हुए हैं, अडानी के साम्राज्य का भविष्य आप क्या देखते हैं? ठीक है, मोदी सरकार बचाव कर रही है, बीजेपी ने पूरी सेना, पूरी ताकत झोंक दी है, और जो भी उनके पास साधन संसाधन हैं, वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस मुकाम पर आज पहुंचा है, और लगातार लग रहा है कि उससे फिसलन होगी, उसकी और फिसलेगा वो। आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तात्कालिक तौर पर जो हुआ है उससे ये है कि अब उनके लिए पश्चिम से, खासकर अमेरिका से और पश्चिमी देशों से पैसा जुटाना मुश्किल होगा अपने किन्हीं नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए। एक तो उनके लिए ये दिक्कत होगी। दूसरे जो बड़ी कंपनियां हैं दुनिया में, वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही कॉशियस हो गई थी। टोटल वगैरह से उनका जो रिश्ता था वो टूट ही गया था। तो बड़ी कंपनियां भी उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट लेके या उनके पार्टनर बनने में अब रुचि नहीं दिखाएंगी, कि वो डरेंगी कि कल को किसी किस्म की जांच या कंट्रोवर्सी में वो पड़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका उनको, क्योंकि वो जो ग्रोथ साइकिल लेके चल रहे थे, उसमें ये था कि वो दुनिया के सबसे बड़े नहीं तो सबसे ऊपर के 3 4 5 रईसों में एक तो पहुंच ही जाएं, इस समय के निजाम की मदद से जो भारत में उनके पक्ष में जिस मतलब शिद्दत के साथ है। लेकिन जो उनका निवेश का जो भारत में उसका सेटअप है, उसमें उनको बल्कि कोशिश होगी भारत सरकार की कि जो कुछ उनके साथ
बाहर हुआ है उससे कंपनसेट करे। जैसे हमने बांग्लादेश वाले मामले में जो बांग्लादेश को बिजली देने का उनका प्रयोग था, झारखंड में कारखाना लगा के, उसमें हमने देखा क्या हुआ कि उसमें उनको तरह तरह की रियायतें दी गई थी एक्सपोर्ट के नाम पर। अब क्या हुआ है कि उन सारी रियायतों समेत उनके कारखाने द्वारा बनाई गई बिजली को भारत देश में कंज्यूम करने के लिए जो भी स्टेट कंज्यूमर है सब पे आदेश दे दिए गए हैं और फटाफट उनके लिए कायदे कानून बदल के एडजस्ट किया गया है। यानी उससे प्रॉफिट जो उनको इंटरनेशनली हो रहा था वो अगर चलता रहता तो वो होता रहता और उसमें भारत को लॉस हो रहा था, पॉल्यूशन भारत में हो रहा था और हम कोई टैक्स भी नहीं किसी किस्म का उनसे ले रहे थे, बल्कि सहूलियत दे रहे थे। और अब जब वो वहां से बंद हो गया तो वापस उसको भारत में खरीदने के लिए और जो उन्होंने पुरानी सहूलियत एक्सपोर्ट के नाम पे ली थी वो सारी सहूलियतें उनके पास है, प्लस उनको एक नई सहूलियत दी जा रही कि उनको मदद की जाए और उनकी बिजली जबरन खरीदी जाए। तो इस तरह की चीजें होंगी इन सारे मामलों में। जांच नहीं होंगी बहुत सारी, अगर वो जांच होती तो वो निश्चित तौर पर कठिनाइयों में पड़ते। देश में भी सेबी बहुत सारे अनुबंधों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बंधा हुआ है, उन मामलों में भी ढील मटोल करने की कोशिश होगी। तो भारत में उनके पास जो इस समय तक जब तक मोदी जी है और जब तक ये शायद बीजेपी भी, तो ये जब तक निजाम है उनके साथ तब तक उनको भारत में एसेट्स में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। नई पूंजी जो बाहर से वो जुटाना चाहते थे एफडीआई के रूप में, उसमें उनको बड़ी भारी कठिनाइयां हो गई हैं। और जो बाहर उनके निवेश होंगे जगह जगह, जैसे उन्होंने $20 मिलियन की रिश्वत केन्या वाले सौदे में भी दी है। केन्या से अब जो सूचनाएं आ रही हैं कि उसको फ्रीज कर लिया गया है। अभी ये बिल्कुल नई सूचनाएं हैं, इनकी भी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन ये जहां रिश्वत दी गई और जहां नहीं वो सब भी फ्रीज हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उनकी अब थोड़ा सा ज्यादा घनीभूत हो रही हैं। आपने अभी ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया ही है, अगर उस कोल माइन में भी काफी इन्वेस्टमेंट है, अगर वहां वो आंदोलन जो पहले से चल रहे हैं उनको ताकत मिलती है और सरकारों को वहां डर लगता है और अमेरिका के, लेकिन अमेरिका में अभी एक दूसरा डेवलपमेंट होने जा रहा है। वहां जनवरी से प्रशासन बदलेगा, ट्रंप साहब आएंगे। ट्रंप साहब से मोदी जी अपने रिश्तों की कीमत वसूलने के क्रम में इनके लिए आजादी मांगेंगे। अब हम ये देखेंगे कि अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस और अमेरिका दरअसल इसमें कहां तक ज्यादा, देखिए वहां एक चीज है कि वहां इस तरह के आर्थिक भ्रष्टाचार के मामलों में एक मांडवाली की भी परंपरा है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स होते हैं वहां सरकारी जी एजेंसियों जांच एजेंसियों के साथ भी। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रंप कोई ऐसा रास्ता निकाले कि कुछ दे लेके मामले को कुछ जुर्माने उर्माने के तहत या सेटलमेंट की राशि वाशि दे के इस पे पानी डाला जा सके। तो भविष्य में ये सब भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इन सब संभावनाओं के साथ हम उनका आकलन करें, ये मैं कहूंगा। बिल्कुल। गिरीश जी, आपको क्या लगता है, ठीक है, ये जो झटका लगा है इसमें उस तरह से अडानी को नुकसान नहीं हुआ जैसा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद हुआ था। उस समय $150 बिलियन उनकी जो नेटवर्थ थी एकदम से कम हो गई थी। अब इस बार तो $12 बिलियन ही कम हुई है। तो ये वो झटका पैसे के लिए माना जा सकता है, लेकिन साख और इन्वेस्टर से बीच उनकी जो विश्वसनीयता है, उसको जो झटका लगा है, उसको कैसे आंका जाए? क्या ये बिगिनिंग ऑफ द एंड है? क्या ये अडानी साम्राज्य के बिखरने का सिलसिला शुरू हो गया है? अगर बाहर से इतना दबाव पड़ रहा है और एक मोडस ऑपरेंडी हर जगह हम देख रहे हैं, पैसे दो, रिश्वत दो, ठेके लो, ये हर जगह सामने निकल कर आ रहा है। तो और भी ठेके जहां-जहां हुए होंगे, वहां से भी ये चीजें उठने लगेंगी। अनम्यूट कर लीजिए। जी। देखिए, साख का सवाल तो तब आता जब छोटी पब्लिक को परेशानी होती। अब छोटी पब्लिक के पास शेयर तो है नहीं, इनका होल्डिंग 75% है, 12 से 15% इंस्टीट्यूट का इन्वेस्टमेंट है। तो जो 10-12 में खेल रहे थे उनको कोई ज्यादा, तो इसीलिए आपको वो इम्पैक्ट नहीं समझ में आया कि क्या हुआ। अगर पब्लिक के पास ये होल्डिंग होता तो शायद हर्षद मेहता से भी बड़ा कोलैप्स हो जाता इकोनॉमी का। एक पार्टी हो गया कि वहां पे नहीं हुआ है। अभी इनका इंडिया में भी 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया से लेबर अनरेस्ट शुरू हुआ है, यहाँ पे ये लोग दबाने की कोशिश करेंगे जब तक मोदी जी है। बाद में जैसे यूनियन एक्टिव होता है तो आपको वहां पे सरेंडर करना पड़ेगा। आपने कई जगह ट्रांसपोर्ट में देख लिया था
कि जब ट्रांसपोर्ट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनियन होता तो ये डिस्प्यूट्स थोड़े खड़े होंगे। लेकिन 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया में, नाइजीरिया, युगांडा में आपका एक 1.2 बिलियन डॉलर तो हाइफा पोर्ट में इजराइल में आप समझ लो कि डूब ही गए। अभी तो आप उससे कुछ नहीं निकाल पाओगे। एक आपका दार एस सलाम में जॉइंट वेंचर था अबू धाबी पोर्ट्स और अडानी का। अब उसमें कितना अबू धाबी पोर्ट एब्जॉर्व करेगा या उसमें क्या सेटलमेंट करेंगे ये देखने को रहेगा, नहीं तो वो भी आपके खाते में नुकसान तो उसका आधा आएगा। दिक्कत यही हो रही है कि केन्या में भी आपने एमओयू साइन कर दिया था 388 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन डालने का, $736 मिलियन। अब इसका जो पूरा वेदर ये सॉवरेन गारंटी के पैसे देगी, और मेरे ख्याल से इकोनॉमिक एक्सपर्ट को ज्यादा बता पाएंगे। जैसे बांग्लादेश में हमने दिया था, तब वो हमको दबा रहे हैं कि हम वो जो आपका सिक्योरिटी बॉन्ड है हम उसको एनकैश कर लेंगे। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट्स अभी देखने पड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो भी ट्रांजैक्शन किए वो बिल्कुल सीक्रेटिव है, उसमें पब्लिक के पास कोई डिटेल्स है नहीं। और सेबी का बिहेवियर, हालांकि सेबी में अप्लाई करने से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो भी रूट आपका बंद है। तो आप आरटीआई से ले सकते हैं। अभी विश्वसनीयता की बात आ गई तो एक आप समझ लो कि इन्वेस्टमेंट तो आपका रुक गया। अब फॉरेन इन्वेस्टर कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। अब रहा बैंक का सवाल, जो 15 से 18% आपके इंस्टीट्यूट्स के पास है, आपने 3000 के शेयर पे पैसा उठाया है, वो 1500 को हो गया, तो बाकी के 1500 क्या आप बैंक गारंटी एडिशनल आप दे पाओगे? वो उनकी हैसियत अभी है नहीं, उनके एसेट सारे सैचुरेटेड है, उनके पास फिजिकल एसेट्स नहीं है। दूसरी कंपनियां जो हैं उनके पास बाकायदा कुछ प्रॉपर्टी डेवलप होती है, इनका मेजॉरिटी बिजनेस इज ऑन लीज, एयरपोर्ट्स लीज पे। मतलब पूरा जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे इंदिरा गांधी ने प्राइवेटाइज को नेशनलाइज कर दिया था, ये हम लोग उल्टा प्रोसीजर में चले जा रहे थे, हमने नेशनल एसेट्स को दे दिया था प्राइवेटों के हाथ। तो अब इसको कैसे रिकवरी पोजीशन आएगी ये देखनी पड़ेगी। अभी आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं, अभी इनको जो बड़ा एक्सपेक्टेशन था 6000 मिलियन बॉन्ड का, जो बॉन्ड का पैसा आना था वो उन्होंने विड्रॉ करा। एक बार आईपीओ भी उन्होंने विड्रॉ करा, जिसमें काफी एलिगेशन हुए थे कि पीएमओ से फोन आ रहे थे, उसमें ज्यादातर गुजरात के एंटरप्रेन्योर थे जिनको जबरदस्ती वो आईपीओ लेने को कहा गया था एट ए हायर रेट, उसमें भी अल्लाह गुला हुआ। तो थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अभी रिपीटेडली आप कितनी बार एक आदमी का एतबार कर पाओगे? अभी भी आप देखिए बहुत स्मार्टली इन्होंने आज अडानी को अपना ही शेयर थोड़ा डाइल्यूट करके इन्होंने शेयर को वापस बैलेंस करने की कोशिश करी है। हिंडनबर्ग के बाद भी बैंक्स ने बोल दिया कि हम करेंगे, उसमें भी एक गेम गुजरात से ही शुरू हुई थी कि इनकी जो जमीन थी स्टेट, उसी वक्त सेंट्रल बैंक ने, स्टेट बैंक ने स्टेटमेंट दे दिया कि इनकी जो सैंक्शन लोन का पैसा बकाया है वो हम अभी दे सकते हैं, लीव असाइड द रिपोर्ट्स। तो वो जो 13,000 करोड़ का जो सेटिंग था, वो 7,500 करोड़ की जमीन थी, उसको इमीडिएटली गुजरात गवर्नमेंट ने जंतरी डबल करके उसको 13,000 करोड़ की कर दी और थिंग्स वेंट स्मूथ। तो आप कब तक ये लगाते रहोगे थिगड़े? इसको मेरे को समझ में, वो लगा के आप आ रहे हैं। और एक बात बोल दूं कि अभी भी कुछ एक्सपर्ट्स को लाके जो गोदी मीडिया पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई वो अभी वो तो समन्स, मतलब वो समन्स की कैपेसिटी का है। लेकिन अभी कोई एक्सपर्ट किसी चैनल पे बता रहे थे, हु वाज डीलिंग इन फॉरेन लॉ डिपार्टमेंट, कि इन लोगों ने एप्लीकेशन करी थी सीबीआई की रेड के बाद, उनके पास सारे मटेरियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने सारे ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करे हैं कि किस किस ने किससे बात करी है, क्या बात करी है। ये क्योंकि ये एफबीआई का इन्वेस्टिगेशन है, ये ऑर्डिनरी नहीं है। और उसमें दे हैड रिक्वेस्टेड ऑन 31 दिसंबर कि आप इसको अनसील कर दो। मतलब आप एप्लीकेशन करने के साथ ही वारंट उसके साथ अटैच होता है, उसको अनसील कोर्ट कर सकती है। तो वो अनसील करके दे दिया गया है टू द लीगल डिपार्टमेंट। अब लीगल डिपार्टमेंट के पास उसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको बुलाएंगे, आप अगर ईमानदारी से आके जवाब दे देते हो तो ठीक है, अगर नहीं आते हो देन इमीडिएटली दैट वारंट विल गेट इनटू एक्शन। ये उधर का प्रोसीजर है। तो ये जो बता रहे हैं अभी भी थोड़ा मार्केट को स्टन करने के लिए, वो पोजीशन नहीं है। वारंट इज एक्टिवेटेड और वो कभी भी अगर वो चाह सकते हैं, और बाइडेन पूरी कोशिश करेंगे कि वो ट्रंप के आने के पहले उनका जो पुराना हिसाब किताब है वो सेट करें, इसी चीज का डर है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर मेहरोत्रा, आप क्या सोचते हैं इस मुकाम पर, किस मुकाम पर है अडानी का साम्राज्य आज? क्या ये एक बहुत ही नाजुक सिचुएशन है पूरे एम्पायर के लिए? क्या अगर अडानी को का एक्सट्रेडिशन होता है, उनको जेल होती है, तो फिर तो बहुत बड़ी क्राइसिस पूरे समूह में आ जाएगी। लेकिन अगर वैसा नहीं होता है तो क्या मैनेजेबल है? बाहर के जो अटैक हो रहे हैं वो है, अंदर जो अब अपोजिशन भी बहुत मुखर हो चुका है। क्या लग रहा है आपको कि कहाँ अडानी साम्राज्य इस समय खड़ा हुआ है? डॉक्टर मुकेश, नमस्कार आपको, आपके सारे पैनलिस्ट को, आपके श्रोताओं को।
नमस्कार। जहां जिस पड़ाव पे है इनका साम्राज्य, उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी आगे चलते हुए रिसोर्सेज मोबिलाइज करने के रूट सारे बंद हो चुके हैं। अब आगे चलते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनका जो चढ़ाव पे था वो खत्म हो चुका है, कोई दो राय नहीं है इसमें। अब वो गिरावट ही आएगी, जिस तरीके से हमारे दोनों साथी ने अभी तक चर्चा करके बता दिया है, गिरावट ही आनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो और वसूली होनी है। आपने ये मुद्दा उठाया, एक मुद्दा अभी उठाया कि क्या एक्सट्रेडिशन होगा कि नहीं होगा, ये अभी देखने की बात है। मुझे लगता नहीं है कि ट्रंप भी आ जाएंगे तो इस मामले में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की संभावना बनती है। मैं बताता हूं क्यों नहीं बनेगी। हमको याद रखना चाहिए कि ट्रंप बाइडेन नहीं है, अर्थात ट्रंप इज ऑलरेडी अ कन्विक्टेड फेलन हिमसेल्फ। क्योंकि वो कन्विक्टेड फेलन स्वयं है, उनको तो मोहलत मिली हुई है जब तक वो प्रेसिडेंट है, इसलिए इम्यूनिटी है, वरना तो वो अभी कन्विक्ट हो गए होते और आगे जो बाकी इनके ऊपर इंडाइटमेंट्स है और सेंटेंसिंग हो जाती। अब वो तो वहां पर सेंटेंसिंग अब थम गई है, वो चाहे 4 साल के लिए ही थमी हो, मगर वो अभी के लिए थमी है। ऐसी नाजुक स्थिति में ट्रंप क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के संग और उसके अतिरिक्त FBI के संग सीधे पंगा मोल लेंगे? मुझे नहीं लगता कि पंगा कोई ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट, इस वजह से कोई क्योंकि होगा ये, यदि उन्होंने कोशिश भी की ऐसा करने की, तो होगा ये कि डेमोक्रेट्स उनके ऊपर बिल्कुल हजार ईंट की तरीके से बरस पड़े। तो कोई चांस ही नहीं है उनके ट्रंप की इस तरीके की कोशिश करने की। अब बची आखिरी सवाल कि ये पड़ाव क्या इनके भारत के अंदर जो इनका साम्राज्य बना है, जिसके आधार पे ये अपना अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य बढ़ा रहे थे और उसके आधार पे ये लोन पे लोन लेते चले जाने की हिम्मत भी रखते थे, जो रास्ता बंद हो गया है, तो क्या अंदर भी, देश के अंदर भी इनकी ग्रोथ में कमी आएगी? ये कहना मुश्किल है। इसका उत्तर सारा हमारी पॉलिटिक्स पे निर्भर करता है कि क्या होगा। मोदी जी टिकेंगे, मोदी जी की सरकार टिकेगी, या इंडिया अलायंस बहुत बुरी तरीके से, पूरी तौर से आक्रामक हो जाएगा और अब की मोदी जी को बख्शेगा नहीं और जनता इससे और भड़क जाएगी। संभव है, ये सब होने की संभावना है, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस ने इस मामले को फैलाया और देशव्यापी आंदोलन करके फैलाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इनकी डावाडोल हो सकती है। मगर अब ये भी तो देखना है कि देखिए जी, भाजपा की जीतने का तरीका जानती है कि महाराष्ट्र में क्या रिजल्ट आता है और झारखंड में क्या रिजल्ट आता है, वो हमें परसों पता चल जाएगा। परसों क्यों, आज 22 हो गई, कल पता चल जाएगा। जी नहीं, माफ करिएगा, मैं थोड़ा सा विशाखगंज में बैठा हूँ, थोड़ा समय आउट ऑफ टच। मैं समझ रहा हूँ, फर्क आ जाता है दिन रात का और उसमें गफलत हो जाती। लेकिन गिरिजेश जी, 2 पक्ष हैं इस पूरे अडानी साम्राज्य के, एक है आर्थिक पक्ष और एक है राजनीतिक पक्ष। मतलब आर्थिक रूप से भी फला फूला है ये साम्राज्य, तो राजनीतिक संरक्षण से ही यहाँ तक पहुंचे हैं अडानी। राजनीतिक संरक्षण की स्थिति भी कमजोर होती जाएगी अगर विपक्ष की राजनीति मजबूत होती है। लेकिन इसका पहला पार्ट
क्या जो अटैक आर्थिक स्तर पर हो रहे हैं अडानी के साम्राज्य पर, वो जी। कितना झेल सकता है अडानी ग्रुप? क्या ये अब ये बिखरने की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि अब सहायता बहुत चारों तरफ से मिलने वाली नहीं। देखिए, अभी बहुत मुझसे बेहतर आर्थिक मामलों के जानकार हमारे पैनलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस पे प्रकाश डाला। एक चीज हमको समझनी पड़ेगी कि अडानी ने कमाया क्या। मैं आर्थिक नजरिए से पूछ रहा हूं। तो अडानी के पास कमाई के नाम पे एक परसेप्शन है, और उस परसेप्शन की बाजार में कीमत है, और उस कीमत से बना हुआ एक साम्राज्य है, एक उसकी वेल्थ है। उनका जो काम करने का स्टाइल है, उस स्टाइल में वो पहले एक माहौल क्रिएट करते, एक हवा बनाते। जैसे कि उन्होंने अपने शेयर्स का एक छोटा सा फ्लोट रखा, उस फ्लोट को वो अपनी ही पूंजी से आसानी से ऊपर नीचे ले जा सकते थे। सरल तरीके से समझे तो पूरा जो एक उनका जो वजन था, उस वजन को उन्होंने, बाकी सारा वजन तो डाल दिया अपने कंधे पे दूसरी तरह से, और थोड़ा वजन इतना छोड़ दिया बाजार के पास में, जिसको बाजार से ऊपर नीचे जाए, और जैसे ही बाजार से नीचे जाने लगता था ये उसको ऊपर कर देते। तो कुल मिला के फर्जी तरीके से ये शेयर ऊपर ले जाते थे, और जब शेयर ऊपर जाते थे तो उसके आधार पर ये तथाकथित साम्राज्य, जिसको हम कह रहे थे कि एक दिन में इतना गिर गया, एक दिन में इतना बढ़ गया, तो ये हवाई साम्राज्य जो है, इसको दिखा के वो बैंकों से और अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर से, जैसे अमेरिका में अभी वो गए थे बॉन्ड बेचने के लिए, वो पैसा जुटा लेते थे, फिर उस पैसे से कुछ और परसेप्शन खरीदते थे। अगर आप सोचें कि उन्होंने, दुनिया में बहुत सारे अरबपति हुए, उन सब ने विज्ञान में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया और उसके बदले में पैसा लिया। बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर की दुनिया में विंडोज दिया, और यहां तक कि वो अपना, उसने डॉस तक नहीं बेचा, आज तक उस पर रॉयल्टी लेता है, उसको भी फ्री नहीं। कुल मिला के वो किया। और भी जितने भी, एलोन मस्क देख लीजिए, उसने बैटरी कार को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, उसका जो है टेस्ला नंबर 1 हुआ। तो सब लोग दुनिया में, आप अमेजोन देख लीजिए, कुछ नया लेकर आते हैं। विज्ञान के लिए लोग कहते हैं ना, पूंजीवाद का जो योगदान है विज्ञान में होता है, तो वो भी थोड़ा बहुत जैसा भी होता है असली फर्जी, वो भी इन्होंने नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया, जो सरकार, जो राजनीतिक पहलू की हम बात कर रहे थे, उस राजनीतिक पहलू को इस्तेमाल करके इन्होंने अपना परसेप्शन बनाया, उस परसेप्शन को बेच के साम्राज्य बचाया। अब हमारा जो टॉपिक, आज की चर्चा का मुख्य टॉपिक है, ये साम्राज्य बचेगा कि नहीं बचेगा। अभी मैं कुछ समय पहले जो है आंकड़े लेके बैठा हुआ था, आंकड़े देख रहा था। मैं देख रहा हूं कि अडानी ग्रुप में पूरे भारत में एक पैटर्न आया है। लोग कह रहे हैं कि विदेशों में साख गिर जाएगी। हम ये देख रहे हैं लगातार लंबे समय से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो विदेशी लोग भारत की कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, उनका पैटर्न ये है कि वो भारत से जा रहे हैं, वो भारत में नए शेयर नहीं खरीद रहे हैं। इसके विपरीत मेरे आपके जैसे लोगों को SIP अच्छा है, ये अच्छा है करके लोग रोज म्यूचुअल फंड के प्रति आकर्षित किया जा रहा है। हम लोग अपनी बचत में से पैसा, कोई सिप लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई 500 रुपए महीना, कोई 300 रुपए महीना निकाल के जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, उस पैसे से, DII के पैसे से जो FII जा रहा है, उसको रिप्लेस किया जा रहा है। सरल तरीके से समझे तो अडानी जी की कंपनियों से जो विदेशी लोग पैसा निकाल के जा रहे हैं, उनको भारत के, हमारे आपके पैसों से भरपाई की जा रही है। अगर आप आंकड़े देखें, मैं पढ़ के भी बता देता हूं, लेकिन एक बड़ी बेसिक सी चीज है कि जो आप कह रहे हैं कि इस बार हिंडनबर्ग की तरह झटका नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा कि यहाँ पे LIC का कंधा है, यहाँ के जितने DIIs हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनियां, उनका कंधा है। जैसे ही अडानी गिरने लगता है, ये सब लोग अडानी को सपोर्ट करते हैं। अगर आप देखें तो DII में जो है जनवरी 23 में रिपोर्ट आने के बाद से स्थिति बदली है, और
अडानी ग्रीन एनर्जी में जो DII की हिस्सेदारी 1.36% थी वो 1.67% हो गई है। इसी तरह से जो टोटल गैस में 6.02% थी वो 6.26% हो गई है। अंबुजा मतलब कुल मिला के हर जगह पे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा लगा रहे हैं। तो निचोड़ की बात ये है कि अडानी को बचाने के लिए जो राजनीतिक कारण है, मोदी जी का सरकार में जो होना है उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा उठाया जा रहा है और हमारा आपका गाड़ी कमाई का पैसा, इस देश के लोगों का पैसा लेके उनके शेयर बचाने में लगा दिया जाता है। LIC का एक्सपोजर कितना बढ़ा है ये हम जानते हैं। हम जानते हैं हिंडनबर्ग के आने के बाद जिन शेयर को इसने प्लेज किया हुआ था, जो शेयर इसने गिरवी रखे हुए थे SBI के पास में, उन शेयरों की जब कीमत गिर गई उसके बाद SBI कहता है थोड़े शेयर और गिरवी रख दो भैया। बजाय इसके कि ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, इससे SBI बाहर निकलता वो आज तक नहीं निकला। LIC अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है। LIC मतलब हमारे पैसे। तो कुल मिला के देश की जनता का पैसा जब तक है और जब तक मोदी जी की चल रही है तब तक वो यहां स्थिर रहेंगे। रहा सवाल विदेश का, जेल जाने का, तो ये जो कल जो खबर आई है ये भी एक दिन में पैदा नहीं हुई है। 3 स्तर पर इन्वेस्टिगेशन हुई है। सबसे पहले तो वहां के रेगुलेटर ने, जब इन्होंने ये काम बॉन्ड लेके आएंगे तो वहां का जो रेगुलेटर था उसने पहले जांच की, उसको कुछ फर्जीवाड़ा लगा तो उसने FBI को दिया। FBI कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, 100 करोड़ का बजट है। FBI जो है उसने पूरा थ्रेडवेयर एनालिसिस किया, उसके पास हाई लेवल की सर्विलांस टेक्नोलॉजी है। इनके चैट्स निकाल के पढ़े, इनके कम्युनिकेशन पढ़े, इनके एक्सेल शीट्स, इनके सारे के सारे जो PPT वगैरह सब निकाल के देखे, तब पता, उसी से उनको पता चला कि इन्होंने जो अजूरे थी, इनकी पार्टनर कंपनी थी, उसी को रिश्वत देने के नाम पे ठग के उसी कंपनी को हड़प लिया इन्होंने। तो ये सारी चीजें जब उन्होंने जांच की उसके बाद क्या हुआ, ग्रैंड जूरी के पास गए। ग्रैंड जूरी में एक गुप्त तरह का जजों का समूह होता है जो किसी भी, वहां जैसे भारत में चार्जशीट होती है, वहां पे चार्जशीट ऐसे पुलिस दाखिल नहीं करती है, ग्रैंड जूरी उसकी जांच कर रही है। जांच करने के बाद उसको जब सच लगते हैं तब मामला अदालत के पास जाता है। एक पॉइंट बचता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वाला, जिसकी ज्यादा बात हो रही है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ट्रंप के चाहने से नहीं हो सकता, इसलिए यहां मामला रेगुलेटर का मामला है। पुलिस एक बार कर सकती है, लेकिन रेगुलेटर अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करता है तो जो अमेरिकी इन्वेस्टर है उसके साथ दगा होगा और एक गलत मैसेज आएगा। और रहा सवाल ट्रंप का, तो ट्रंप वहां पर राष्ट्रवाद की राजनीति कर रहा है। उसकी जो विचारधारा है वो अमेरिका फर्स्ट की है। किसी भी हालत में अमेरिकन इन्वेस्टर्स को नुकसान हो, ऐसा मैसेज अगर गया ट्रंप के पास तो ट्रंप के पांव के नीचे का कारपेट निकल जाएगा। इसलिए ट्रंप किसी भी हालत में इस मामले में अंदर से जो मदद करनी है गुपचुप कर ले, खुलकर नहीं आएगा। और कम से कम वहां का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो जब तक ट्रंप हेड ऑन नहीं करेंगे तब तक उसको हिलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो शीतल जी, मामला फिर कुल मिलाकर आकर टिकता है राजनीति पर। यानी मोदी जी हैं तो अडानी का कारोबार चलता रहेगा, उनको कोई दिक्कतें आएंगी लेकिन मोदी जी संभाल लेंगे। लगता है शीतल जी अंतर्ध्यान हो गए हैं। गिरीश जी, आप इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। उनका फ्रीज हो गया शायद फ्रेम। हाँ। जी 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 जी, आप जवाब दे दें उसी सवाल का। नहीं, एक बार रिपीट कर दें, मैं उनको देख रहा था क्या हुआ फ्रीज हो गया। हाँ। मतलब सिर्फ ये है कि क्या अब सारा दारोमदार राजनीति पर है, मोदी जी पर है। अडानी का साम्राज्य बचेगा अगर मोदी जी बचा पाए तो, अगर वो नहीं बचा पाए तो इसका गिरना बहना तय है। नहीं सर, इसमें देखिए कि इनका इन्वेस्टमेंट कोई 1 या 2 स्टेट्स में तो है नहीं, इनका सारे बीजेपी नॉन बीजेपी स्टेट में भी इन्वेस्टमेंट है। वहां पर भी जो स्टेट रूलिंग होगा तो अभी थोड़ी सी दिक्कत है, जैसे महाराष्ट्र का इलेक्शन नहीं है तब तक भी उनको कहीं ना कहीं तो सेटलमेंट करना पड़ रहा है।
अभी आप इसमें सोलर एनर्जी में देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश से जो भी सेटलमेंट हुआ उनको कमिटमेंट देना पड़ा, जिस बेस पे ये सारा फर्जीवाड़ा खड़ा हुआ है। आपने जम्मू कश्मीर में आपका गवर्नर था, आपने लिखवा लिया, तो जैसे ही थोड़ा पॉलिटिकल डाइल्यूशन भी होगा तो आपको वो स्टेट से भी तो रिएक्शंस आएंगे, वहां भी रिटेलिएशन होगा जो आपने दादागिरी करी है। और सबसे बड़ा रीजन अभी तक जैसे मीडिया में कोई जाके नहीं बोल रहा है, शायद वशिष्ठ साहब अच्छे से जान रहे होंगे उसको, कि जो आपने कोयले में कंपल्सन किया था अडानी जी को मैक्सिमम कोयला उठाने के लिए, जो कमिटमेंट देना था मैक्सिमम सेल का, वो सेल थ्रू करने के लिए इन्होंने कंपलसरी किया कि आपसे 10 से 15% आप इंपोर्टेड कोल मिक्स करोगे। उसमें मशीनरी का भी दिक्कत हुआ है, उसमें काफी लोगों को टेक्निकली दिक्कतें हुई है, लेकिन बिकॉज वो पीएम का ऑर्डर था तो नहीं मान पाए। तो इसी का भी जो थोड़ा सा डाइल्यूशन होगा तो वो स्टेट पॉसिबली इसको रिव्यूज करेंगे, तो कोल में जो आपका अरेंजमेंट है वो भी डिस्टर्ब होने की तैयारी में है। जी जी, यही सवाल है जो संतोष जी आपसे है मेरा, कि क्या अडानी साम्राज्य का भविष्य पूरी तरह से मोदी के भविष्य से नत्थी है? मोदी है तो अडानी है, मोदी गए तो अडानी गए। नहीं, वो अब मोदी जाएंगे कि नहीं ये तो आगे चलते हुए हमको पता चलेगा। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है। हाँ, बनता है, मगर इट्स इन द अदर डायरेक्शन, यानी कि मोदी है तो अडानी है, वो तो है, मगर सवाल ये है कि इस बार स्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिसे ओपन एंड शट केस है, तो इस बार क्योंकि वायलेशंस ऑफ लॉ भारत में भी हुए हैं, जो इन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस में भाग लिया है, और विदेश में भी हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में बेचारे मोदी जी भी, मतलब मुझे शर्म आ रही है कि मैं बेचारा शब्द उनके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, मगर बेचारे मोदी जी भी इधर देख रहे होंगे, उधर देख रहे होंगे, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि इस स्थिति में कैसे बचाएं। तो मुझे लगता है कि द कॉजेशन इज रनिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि वो बचा नहीं सकते, तो ये धीमे धीमे करके इनको किसी न किसी तरीके से ये फंस जाएंगे ही, क्योंकि ये फंस जाएंगे, उससे वो तो हमारे कोर्ट्स में फंसा रह जाए हमारे देश में, वो ही एक तरीका है कि ये बचे रह जाएं। मगर उस स्थिति में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका में कैसे बचे रह जाएंगे, पहली बात। दूसरी, मैंने कल, आपको याद है, कल नहीं परसों शायद, मैंने जब दिल्ली एयरपोर्ट से मैंने आपके संग कार्यक्रम किया था, परसों नहीं कल ही, सॉरी माफ कर, कल ही तब मैंने ये बात कही थी कि देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये दूसरी सरकार है जिसने ये इनके ऊपर आघात किया है, जो चार्जशीट किया है। स्विस कोर्ट में ये स्विस गवर्नमेंट ने वैसे ही इनको चार्जशीट करा हुआ है, तो वो मामला चल रहा होगा, उसमें हम लोग ने कोई रिसर्च नहीं करी है। शायद गिरीश जी और गिरिजेश जी दोनों करना चाहें, पता चलाएं कि वहां क्या चल रहा है, क्योंकि वहां आंटी अगर वहां भी फंसी हुई है तो उस मामले को हम लोग को बार बार उठाना चाहिए, और उसके तथ्य हमें इंडिया अलायंस के सामने रखने चाहिए। अगर वो रखे जाएंगे तो स्थिति गंभीर से गंभीरतम होगी। क्योंकि देखिए एक मुद्दा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं डॉक्टर मुकेश, वो मैं जरा सा लाना चाहता हूँ, क्योंकि आज ही मैं फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, क्योंकि हालांकि मैं कॉन्फ्रेंस में था, मैं जब बोल चुका तो मेरे पास कुछ समय था, तो मैंने जो कुछ मैं पढ़ सकता था अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो मैंने पढ़ा, और मैंने देखा कि मामला अब गरमाया हुआ है अंतरराष्ट्रीय। अब फाइनेंशियल टाइम्स अगर रोज एक नहीं दो तीन स्टोरी कर रहा है, तो वो ये कह रहा है कि अब भाई भारत के रेगुलेटर्स की क्या साख बचेगी। जब भारत के रेगुलेटर्स की साख ही नहीं बचेगी, तो भारत अपने को चाहे जितना डींगे हाके कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, फलाना ढिमाका कहते रहो, आप तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपनी तुलना करवाना चाहते हो ना कि हम इतने बड़े शेर हो गए। अरे भाई,
देश के अंदर तो तुम्हारी पोपो हो रही है और आपके संस्थानों की मतलब बैंड बजी हुई है और आपके संस्थानों का बिल्कुल पर्दाफाश हो गया है। और ये भी साफ हो रहा है कि मतलब कोर्ट न सेबी न कोई भी। और एक चीज मैं जरा सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर वापस जाता हूं, क्योंकि एक चीज ध्यान रहे, वो मुद्दा जो ट्रंप वाला उठा था, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि देखिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ने अडानी के ऊपर सिविल केसेस किए और क्रिमिनल केस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने किए। तो मामला सिर्फ सिविल का नहीं है, वहां दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स और वो वायलेशंस और वो दोनों हावी हो जाएंगे। ये इतनी आसानी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं निपटेगा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर ये कोर्ट में तेजी से निपटेगा तो इनकी साख आगे चलते हुए और भारत की साख और भारत के रेगुलेटर्स की साख और भारत की बड़ी कंपनियों की साख पे आघात होता ही रहेगा। और इससे हम बहुत कम तो 5-6 साल बाद ही उभर पाएंगे। और ये बात हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके कि यहां से पैसा भाग रहा है। जी, एक छोटा सा सवाल इसी से कि अगर आप मान रहे हैं कि अमेरिकी कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो अडानी के लिए बहुत बहुत मतलब कसा हुआ शिकंजा है, उससे निकलना उसके लिए मुश्किल नहीं, आसान नहीं होगा। तो अगर वो बहुत बड़ा, मैंने भी पूरा 54 पेज पढ़ा, बिल्कुल ओपन एंड शट केस, इतना जबरदस्त केस मैंने कभी। अगर वो इस तरह से फंसता है तो फिर क्या होगा अडानी साम्राज्य? वो बिल्कुल ताश के महल के जैसे गिरेगा फिर? नहीं डॉक्टर मुकेश, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो गिरेगा। और जैसे हम लोग पूरे आपके कार्यक्रम में चर्चा कर चुके कि इनकी कैपेसिटी फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ फॉरेन रिसोर्सेज वो खत्म हो चुकी होगी। और ये अब एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपना साम्राज्य बढ़ा नहीं पाएंगे, बल्कि वो सिकुड़ता ही चला जाएगा। हम तो ये डिस्कस भी कर रहे थे ना कि इसका असर भारत के अंदर क्या होगा। अभी भारत के अंदर का असर, वो असर हमको साफ नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य में है। मगर ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे असर हो रहे हैं वो तो आज हो रहे हैं, वो शुरू हो चुके, वो 2 दिन से दिख रहे हैं, हर सेकंड बदलती हुई स्थिति से दिख रहे हैं। और उनका असर भारत की बड़ी कंपनियों जो लोन लेंगे, अरे उन पे विश्वास कौन करेगा भाई? ये तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करते हैं ये लोग, जिसके आधार पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई डिसाइड करता है कि हम ये पॉलिसी अपनाएं कि वो पॉलिसी अपनाएं, क्योंकि यही डिसाइड हम लोग सोचते रह जाते हैं कि अरे हमारा क्या S&P इंडेक्स में, मूडीज या गोल्डमैन सैक्स के इंडेक्स में हमारा गिरावट नहीं आ जाएगी, तो हम जंक बॉन्ड पे तो नहीं पहुंच जाएंगे। जंक बॉन्ड का मतलब ये होता है कि हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो अंबानी अडानी के लोन, वो लोग जो लोन लेते हैं विदेश में, उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि हम सिर्फ जंक बॉन्ड से एक स्तर ऊपर हैं। जी बिल्कुल। तो गिरिजेश जी, एक बात तो तय है इस चर्चा से कि अडानी साम्राज्य का विस्तार तो अब डेफिनेटली रुकना है। जो बाहर पंख फैला रहे थे अडानी साहब, वो तो सिर्फ रुकना नहीं डॉक्टर साहब, गिरना है, निश्चित रूप से। जी, तो वहां तो अब ये डोमेस्टिक लेवल पे ही जो कुछ मोदी जी मदद कर सकते हैं। तो अब मोदी जी कहां तक मदद कर पाएंगे? यस, ये बड़ा अच्छा सवाल है। और यहां से आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि काम करने का स्टाइल क्या है मोदी जी का। फ्रांस में जांच चल रही है राफेल की, और वहां की सरकार बार बार यहां पे कुछ सवाल भेजती है कि भाई इसका उत्तर दीजिए भारत सरकार, क्या ऐसा हुआ था वैसा उस डील के बारे में। और ये यहाँ पर उन सवालों को बार बार दबा के रखे रहते, जवाब देते नहीं। तो उनका जो पूरा इन्वेस्टिगेशन और उनका पूरा न्याय ये लोग इसी तरीके से डिले कर रहे हैं। तो क्या ये अडानी के केस में कर पाएंगे?
अडानी के केस में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन उसमें ये तय नहीं करना है कि भारत में ये 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ या नहीं हुआ। मोदी जी चीजों को दफन करने में एक्सपर्ट है। देखिए, पनामा पेपर्स याद कीजिए, उसमें भी अडानी का नाम था, उसमें भी अमिताभ बच्चन का नाम था और भी बहुत सारे लोगों के नाम थे। पूरा पनामा पेपर्स का मामला आया, हमारे पड़ोस में नवाज शरीफ की नौकरी पनामा पेपर्स में गई, लेकिन भारत में पनामा पेपर्स में कुछ नहीं हुआ। पंडोरा पेपर्स देख लीजिए, यहां तक कि जो अभी हिंडनबर्ग के मामले में जो स्विस रिपोर्ट की बात हो रही है वो हुआ। तो ये ठंडे बस्ते में डाल के ये कोशिश करते हैं कि एक काउंटर नैरेटिव खड़ा करके कुछ एक ऐसा नैरेटिव गढ़ ले जिसमें लोग उलझ जाए। जैसे कि अब कल से देश का दूरदर्शन जो है वो इसको अजीब तरीके से, आज मैंने एक ट्वीट देखा ओम थानवी जी का कि वो उसको कह रहा है कि ये टूल किट गैंग का वो है जिसपे राहुल गांधी नाच रहे हैं। डीप स्टेट की बात वो करने लगते हैं। डीप स्टेट की बात करते हैं। डीप स्टेट थोड़ा वेग सा कंसेप्ट है। डीप स्टेट का तो ये भी कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव हमारे मोदी जी हैं, डीप स्टेट ने इनको रखा है यहाँ पे, उन्हीं के कारण ये प्रधानमंत्री बने। तो इन चीजों का तो कोई अंत नहीं है, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। लेकिन अडानी का एक स्टाइल आप नोटिस करेंगे, जब कीनिया वाला विवाद हुआ था, देखिए जितनी भी जगहों पर ये पकड़े गए हैं, अमेरिका को अगर आप छोड़ दें, जन आंदोलन से पकड़े गए। कीनिया में लोग सड़कों पे थे, सारे एयरपोर्ट के कर्मचारी हड़ताल पर थे, हर तरफ विरोध हो रहा था। तब सरकार ने भी सेटिंग की थी ना, अब तो सामने आ गया, पैसे खाए थे, तब इनको झुकना पड़ा था। एक प्रेस रिलीज जारी की थी अडानी ग्रुप ने, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम एक लिस्ट जारी कर देंगे किस किस ने हमसे कितने पैसे लिए हैं, कौन कौन आंदोलन वापस करने के नाम पे कितने पैसे मांग रहा है, ताकि लोग डर जाए। और बाद में हुआ ये कि इनको खुद डर के उसको वापस लेना पड़ा। बांग्लादेश के केस में देखिए, हर जगह उसी स्टाइल में, जैसे मेहरोत्रा साहब ने कोयले का जिक्र किया, कोयला भाई भारत में कोल इंडिया जो पैदा कर रही है कोयला, उससे 10 गुना दाम पे कोयला आप खरीदोगे, वो कोयला भी 10 गुना दाम का ना होते हुए वहां से दुबई से और सिंगापुर भेजा जाता है, और सिंगापुर से उसकी बिलिंग होती है। कोयला दुबई से ही आता है, 1 रुपए का कोयला घूम फिर के 10 का बनाया जाता है। अडानी जी की कंपनियां एक दूसरे की बिलिंग करती हैं, फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको एक्सपोज किया था, और 10 गुने दाम पे खरीदा जाता है। इसी तरह से बिजली माफ कीजिएगा, बांग्लादेश के पास पर्याप्त बिजली थी और बेहद सस्ती बिजली थी। उसके बावजूद वहां पर मोदी जी का प्रभाव इस्तेमाल हुआ। कुछ जमीन हमने दे दी बांग्लादेश को, बहुत सारी जमीन दी, उनसे थोड़ी सी ले ली एक्सचेंज के नाम पे। और बाद में क्या हुआ कि हमने बांग्लादेश को, अडानी जी को एक ऐसा समझौता करा दिया जिसमें बांग्लादेश अपने घर में जो उसको सस्ती बिजली पड़ रही थी, बिल्कुल, जिसकी उसके पास पर्याप्त मात्रा थी, उससे भी महंगी बिजली खरीद रहा है। श्रीलंका का देख लीजिए, जो पवन ऊर्जा वाला मामला है, वहां का जो बिजली कंपनी का चीफ है, वो आदमी संसद की जांच में बयान देता है कि मुझे राष्ट्रपति ने बुलाया और कहा कि मोदी जी का मेरे ऊपर दबाव है, इसलिए आप ये पवन ऊर्जा को अप्रूव कर दो। तो वो पवन ऊर्जा की जो अडानी जी का प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया था, उसकी बिजली बहुत महंगी थी, इस वजह से अप्रूव किया गया। और यहां जो ग्रीन एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सोलर कॉर्पोरेशन क्या है, उसने भी अडानी जी को बहुत महंगी बिजली बिकवाने का वादा कर दिया और उसका रेट फिक्स कर दिया। और वो महंगी बिजली बोर्ड जो है राज्यों के पे, गैर बीजेपी वाले राज्यों में घूसखोरी सामने क्यों आ रही है? क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आया होगा, वो खुशी खुशी तैयार हो गए होंगे। उनको तो ऊपर से एक फोन गया होगा, हाँ भाई ले लो बिजली। ये हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, हमको उनकी जानकारी नहीं है। जो गैर बीजेपी राज्य थे, वहां पे वो महंगे दाम की बिजली भेजना मुश्किल था, इसलिए ये पैसे वाली बात हुई। तो कुल मिला के इनका जो स्टाइल है, इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके 10 गुने दाम में चीजें बेचना और उस 10 गुने दाम में चीजों को बेचकर, और अगर कोई आने आता है तो उसको धमकाना। तो इस पूरी चीज के बीच में आपको ये नहीं लगता, हम जहां पर आते हैं पॉलिटिकल इस पे,
थोड़ा विषय से बाहर चला जा रहा है मामला, लेकिन मैं घूम के आ रहा हूं। ब्रीफली हाँ जी जी, मोदी जी जो हैं, क्या हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि जिस तरह ये सबको डरा धमका के रखते हैं, जिस तरह इन्होंने यूएस वाली पार्टनरशिप में अजूरे को डराया धमकाया, उसका बिजनेस हड़प लिया, क्या ये मोदी जी को दबाव में लेने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे? क्या इस पहलू को नहीं सोचना चाहिए कि इनका अगर इतना क्लोज एसोसिएशन है, वो तो अजूरे के साथ भी था, तो क्या ये वहां कुछ धमकी नहीं दे रहे होंगे? उन चीजों से जाके ये सारी चीजें जुड़ती हैं, जिससे लगता है कि मोदी जी कितना बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि स्थिति जी, संतोष जी आप ऐड कर लें जो करना। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। एक मुद्दा जो अभी तक हमने चर्चा नहीं करी है, मुझे ताज्जुब है कि हमारे जो जर्नलिस्ट मित्र हैं वो उन्होंने ये मुद्दा अभी तक नहीं उठाया। ये याद रहे कि ये जो 2000 करोड़ की घूस दी गई वो आंध्र प्रदेश में दी गई। अफसर कौन था, ये तहकीकात जाहिर है कोई किसी ने की होगी या नहीं की है तो फिर करना आवश्यक है। और सीएम कौन था, मुख्यमंत्री उस समय कौन था? जहां तक मुझे मालूम है, आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि नायडू साहब ही थे शायद। नहीं जी, अगर ये नायडू नहीं थे, कौन था? ये जगन रेड्डी। जगन रेड्डी थे। जगन रेड्डी। हाँ, तो मुद्दा, हाँ तो मैं ओके, थैंक यू। अब सवाल ये है कि क्या जगन रेड्डी इसके चंगुल में नहीं फंस रहे? ये कैसे हो सकता है कि उनकी सरकार में घूस 2000 करोड़ की हो रही हो, और तो वो ये मुद्दा अभी फैलना शुरू करेगा। रायता तो अभी फैलना शुरू हुआ है हमारे देश के अंदर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो फटाक से फैल गया, जम के फैल गया बिल्कुल। और मगर हमारे देश में फैलना शुरू हो रहा है, और इसको किस तरीके से, अब ऑपोजिशन तो वहां भी है ना। अगर जगन रेड्डी थे तो कौन मुद्दा उठाएगा? सवाल ये है कि जाहिर है उठाएंगे तो नायडू साहब, तो नायडू साहब उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? नायडू साहब नहीं उठाएंगे, नायडू साहब नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको मोदी को बचाना है। अगर अडानी को नहीं बचाएंगे तो मोदी पे ये सवाल है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ आपकी बात एक तरफ, उसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है कि उनको बचाना है कि नहीं बचाना है। ये सवाल है, अभी है तो सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें अभी रिवील होनी है, और जैसे जैसे सामने आएंगी अडानी एम्पायर का संकट भी बढ़ता जाएगा। मोदी जी कब तक उसको बचा पाएंगे ये देखने की बात है, और कब तक वो खुद बचे रहते हैं अभी तो ये भी एक क्वेश्चन में आ जाएगा। जब इतनी सारी चीजें सामने आएंगी तो उनको अपने आप को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये ना माने कि वो तो अपराजेय हैं और बिल्कुल 100% सुरक्षित है, ये ना माने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। एक चीज मैं और कहूंगा कि हमको इस पे चर्चा जरूर करनी चाहिए कि 25,000 करोड़ का अगर घोटाला भारत में हुआ है, जिसमें 2,000 करोड़ की रिश्वत की बात है, तो इस 25,000 करोड़ के घोटाले की जांच भारत में होगी कि नहीं होगी, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। ये भी बड़ा अपने आप में विषय है। ये इस पे ज्यादा जोर, जितना जोर विपक्ष दे पाएगा, जितना ये मुद्दा सड़कों पे ले जाएगा, उस पे डिपेंड करता है। मोदी जी से आप उम्मीद नहीं कर सकते, जब वो सेबी की चेयरपर्सन को इस तरह से बचा सकते हैं या छोटे छोटे चीजों में बचाते रहे हैं, तो उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। जब तक पूरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, जन आंदोलन बहुत जरूरी है, जनता को ही उतरना पड़ेगा। ये सब कोई बात पे आएंगे तो हसदेव अभयारण्य पे जाएंगे तो कांग्रेस भी है, ये भी है, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्योंकि हमारा जो एलीट क्लास है वो मिलके लूट रहा है, तो जनता को ही कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। हालांकि मतलब एक वाक्य के बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वो माधवीपुरी बूझते तो दिन लग गए। जी बिल्कुल। तो बकरे की अम्मा नहीं, बकरे के पिताजी भी कब तक खैर मनाएंगे ये भी देखना होगा। शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।